वेलकम टू एजुकेशन एंड टेक्निकल नॉलेज। आज है 12 मई 2020 और आज से अपन शुरुआत करने जा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस अपन इस वीडियो में पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो अपन 5 से 6 वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो के अंदर अपन 30 से 40 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे तथा आज की पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। सबसे पहले जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो। फ्रेंड्स ऑप्शन है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया और फोर्थ इज द एनी वन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स अपन जानते हैं स्ट्रेन क्या होती है। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ और जो चेंज इन एरिया टू द ओरिजिनल एरिया और चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। इट इज़ नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इट इज़ नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन और दिस इज़ नोन एज एरियल स्ट्रेन या क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो स्ट्रेन आ रही है दैट इज़ नोन एज स्ट्रेन। तो फ्रेंड्स स्ट्रेन इज डिफाइंड इन ऑल द 3 वेज। तो फ्रेंड्स जो सही आंसर है वो है एनी वन ऑफ द अबव। स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज एनी वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हुक्स लॉ इज होल्ड्स गुड अप टू। हुक्स लॉ कहाँ तक मान्य है। हुक्स लॉ क्या होता है फ्रेंड्स। हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एंड जब अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है इलास्टिक कांस्टेंट सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। ई इज नोन एज द यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फ्रेंड्स जो ग्राफ आता है वो क्या आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के मध्य सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन के मध्य जो ग्राफ आता है वो लीनियर कर्व आता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो फ्रेंड्स ये पूछा है कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, बढ़िया कहाँ तक रिजल्ट देता है, तो बढ़िया रिजल्ट देता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो फ्रेंड्स सही आंसर है वो होगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ये सही रिजल्ट देता है। फ्रेंड डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। यंग मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो। फ्रेंड्स पूछा ये अभी अपने डिस्कस किया यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन इज नोन एज डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ नोन एज स्ट्रेन। फ्रेंड्स स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसका जो फ्रेंड्स ऑप्शन है वो सही हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फ्रेंड डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज। फ्रेंड्स यंग मॉडुलस की यूनिट पूछिए। अपन जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू दी इंटू एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है स्ट्रेस। स्ट्रेस की जो फ्रेंड्स यूनिट होती है वो होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। और जो स्ट्रेन होती है फ्रेंड्स वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, स्ट्रेन होती है डेल्टा एल बाई एल, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो यंग मॉडुलस की जो यूनिट होगी वो यूनिट होगी जो कि स्ट्रेस की यूनिट होगी। तो फ्रेंड्स स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फ्रेंड्स इसको कन्वर्ट करके अपन लिखते हैं केजीएफ प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर भी अपन लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कई जगह ये यूज़ की जाती है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। फ्रेंड्स जब अपन को ये कन्वर्ट करके यूज़ करने एक मॉडुलस के रूप में तो अपन इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करके यूज़ करते हैं केजीएफ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स जो बेस्ट चॉइस है वो होगी केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज अप्लाई टू ए बॉडी टेंड टू एलोंगेट इट, द स्ट्रेस सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड। कह रहा है कि जब एक बॉडी के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे, सपोज ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है पी और दूसरी के अंदर डायरेक्शन के अंदर पी फोर्स इधर लग रहा है, लिखा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो दोनों डायरेक्शन के अंदर पी फोर्स लगा रहे हैं। तो पूछा कि इस बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होगी। फ्रेंड्स ये इधर टेंसाइल फोर्स लगाएगा, ये इधर भी बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाया, तो टेंसाइल फोर्स की वजह से जो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है टेंसाइल स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। ए मटेरियल इज हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड या आर कॉल्ड है फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स एक मटेरियल है जिसकी एक पॉइंट के ऊपर हर डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी सेम है। सपोज एक पॉइंट है, इस डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ई है, इस डायरेक्शन के अंदर भी इसकी प्रॉपर्टी ई है, इस डायरेक्शन में भी इसकी प्रॉपर्टी ई है और इस डायरेक्शन के अंदर भी इसकी प्रॉपर्टी ई है। तो फ्रेंड्स ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं,
ऐसे मटेरियल को कहा जाता है आइसोट्रोपिक मटेरियल। और फ्रेंड्स अगर एक ऐसा मटेरियल है, होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है फ्रेंड्स, सपोज इस मटेरियल की इस डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी ई है, इस डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी E1 है और इस डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी E2 है। दूसरे डिफरेंट पॉइंट के ऊपर भी इस डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी ई है, इस डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी E1 है और इस डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी E2 है। मतलब डिफरेंट पॉइंट के ऊपर सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अगर सेम है तो उसे बोला जाता है होमोजीनियस मटेरियल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वो है आइसोट्रोपिक मटेरियल होगा। एक पॉइंट के ऊपर अगर प्रॉपर्टी है डायरेक्शन के अंदर सेम है तो इसे बोला जाता है आइसोट्रोपिक मटेरियल। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 7th क्वेश्चन। ए थिन mild steel wire is loaded by adding loads in equal increment till it breaks. The extension noted with increasing loads will behave as under. फ्रेंड्स पूछा है कि जब एक माइल्ड स्टील का वायर है, माइल्ड स्टील का वायर, इसके ऊपर अपन क्या होता है लोड ऐड कर रहे हैं, अपन इक्वल लोड ऐड करते जा रहे हैं, पहले इतना लोड लगाया फिर दूसरा इतना लोड लगाया टिल इट ब्रेक्स, जब तक ये टूट ना जाए। तो फ्रेंड्स पूछा है कि इसका इलोंगेशन का बिहेवियर किस प्रकार होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स अपन जानते हैं कि जो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो फ्रेंड्स इसका जो बिहेवियर आएगा वो कैसा बिहेवियर आएगा, लीनियर बिहेवियर आएगा एक्सटेंशन का। उसके बाद में फ्रेंड्स जो ही ये प्रोपोर्शनल लिमिट से बाहर जाएगा, यील्ड लिमिट आती है, यील्ड लिमिट के बाद में प्लास्टिक जोन के अंदर चला जाता है तो इसका बिहेवियर एबनॉर्मली ये इसकी लेंथ के अंदर क्या होता है इंक्रीज करता है, एक्सटेंशन रेपिडली इंक्रीज करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है इंक्रीज यूनिफॉर्मली फर्स्ट एंड देन इंक्रीज रेपिडली। पहले धीरे धीरे यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा एक्सटेंशन और उसके बाद में जो ही वो लिमिट क्रॉस होगी प्रोपोर्शनल लिमिट और यील्ड लिमिट, उसके बाद के अंदर ये रेपिडली डिफॉर्मेशन इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 8th क्वेश्चन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। फ्रेंड्स पूछा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सपोज जी से रिप्रेजेंट किया गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। फ्रेंड्स अपन जानते हैं कि जो शेयर स्ट्रेस होता है, शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस इज टाउ, शेयर स्ट्रेन इज गामा। तो फ्रेंड्स जब अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन उठाएंगे तो आएगा टाउ इज इक्वल टू दी जी इनटू गामा। जी इज नोन एज शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो फ्रेंड्स पूछा है कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसका रेशियो है, फ्रेंड्स ये है शेयर स्ट्रेन टू द शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन का रेशियो है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट फ्रेंड अपन डिस्कस करते हैं 9th क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ वायर इज स्ट्रेस्ड बाय लोड इज डबल्ड देन द यंग मॉडुलस विल बी। पूछा फ्रेंड्स एक वायर की जो रेडियस है उसके ऊपर अपन ने सपोज पी लोड लगा रखा था, पी के बाद अपन ने लोड कर दिया 2p। तो पूछा है फ्रेंड्स इसका यंग मॉडुलस के अंदर क्या प्रभाव होगा। फ्रेंड्स अपन जानते हैं कि यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ना कि लोड लगाने से ये प्रॉपर्टी अफेक्टेड होगी। तो फ्रेंड्स चाहे आप इसके ऊपर कितना भी लोड लगा दो, p 2p 3p, यंग मॉडुलस से वो प्रभावित नहीं होगा क्योंकि ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और अलग अलग मटेरियल के लिए यंग मॉडुलस अलग अलग होता है और वो फिक्स होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा रिमेन अनअफेक्टेड। यंग मॉडुलस क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 10th क्वेश्चन। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ ए माइल्ड स्टील कंपेयर टू द अल्टीमेट स्ट्रेस इज। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द माइल्ड स्टील पूछा फ्रेंड्स कैसी होगी। अल्टीमेट जो मटेरियल के ऊपर जो टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है और जो कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है माइल्ड स्टील के लिए उसका बिहेवियर किस प्रकार होगा। तो फ्रेंड्स जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की जो वैल्यू है माइल्ड स्टील के अंदर वो अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 11th क्वेश्चन। द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज एन इंडेक्स ऑफ इट। इम्पैक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी मटेरियल के ऊपर इम्पैक्ट लोड, इम्पैक्ट लोड होता है सडन लोड। किसी भी मटेरियल के ऊपर अपन सडनली सपोज ये अपना मटेरियल है और इसके ऊपर अपने झटके से एक पत्थर या जो हथौड़े से मार दिया तो ये बोलता है इम्पैक्ट लोड कहलाता है। तो फ्रेंड्स पूछा कि इम्पैक्ट लोड किसके बारे में बताता है। इम्पैक्ट लोड बताता है टफनेस के बारे में। टफनेस क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी किसी बॉडी के ऊपर या वस्तु के ऊपर सडन लोड अप्लाई किया जाता है तो ये कितना लोड सहन कर सकती है, कितनी स्ट्रेस ये बॉडी ले सकती है ताकि ये फ्रैक्चर नहीं हो, दैट इज कॉल्ड टफनेस। तो टफनेस इज एनर्जी स्टोरिंग, टेल्स अबाउट एनर्जी स्टोरिंग टिल्स इट फ्रैक्चर व्हेन ए सडन लोड इज अप्लाइड। नेक्स्ट फ्रेंड अपन डिस्कस करते हैं 12th क्वेश्चन। द यंग मॉडुलस ऑफ वायर इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस विच विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। फ्रेंड्स पूछा है यंग मॉडुलस
ऑफ ए वायर डिफाइंड एज द स्ट्रेस विच विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो फ्रेंड्स ये पूछा यंग मॉडुलस को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। अपन जानते हैं फ्रेंड्स यंग मॉडुलस होता है सिग्मा इज इक्वल टू द ई इंटू एप्सिलॉन। यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फ्रेंड्स ये होता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो ये पूछा डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पूछा है कि जितनी अमाउंट के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी उतने ही अमाउंट के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। जैसे जैसे अपन स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे बॉडी के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेम अमाउंट से जो स्ट्रेस और स्ट्रेन इंक्रीज करेंगी तो अपन यंग मॉडुलस इस फॉर्म के अंदर डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट पूछा परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया इन परफॉर्मिंग टेंसाइल टेस्ट ऑन कास्ट आयरन में बी द ऑर्डर ऑफ। फ्रेंड्स पूछा अगर कास्ट आयरन के ऊपर अपन टेंसाइल टेस्ट को परफॉर्म किया जाए तो इसके अंदर परसेंटेज रिडक्शन एरिया के अंदर कितना होगा। पूछा डेल्टा A/A इंटू में 100 की वैल्यू पूछी है। बट फ्रेंड्स जो मटेरियल दिया वो दिया है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की क्या प्रॉपर्टी होती है, कास्ट आयरन ब्रिटल नेचर का होता है और इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है वो जीरो ऑर्डर का डिफॉर्मेशन होता है। फ्रेंड्स 10 to 0 डिफॉर्मेशन इसके अंदर होता है। तो फ्रेंड्स इस बुक के अंदर डिफॉर्मेशन होने से पहले ये क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। इसके अंदर स्ट्रेस आने से पहले ये क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ये पूछा परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया के अंदर रिडक्शन होगा ही नहीं जब इसके अंदर लेंथ के अंदर इलोंगेशन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स सही आंसर आएगा 0। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 14th क्वेश्चन। द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कॉजेज यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड। स्ट्रेस की वो क्या वैल्यू होगी जो कि यूनिट स्ट्रेन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर दे, उसे अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स। अपन जानते हैं स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन और सिग्मा इज इक्वल टू द ई इंटू एप्सिलॉन। इज द यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चन के अंदर दिया गया स्ट्रेन इज यूनिटी। तो उस समय जो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी जब स्ट्रेन की वैल्यू 1 है। तो फ्रेंड्स जो स्ट्रेस है वो किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेस बराबर हो जाएगा यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सही आंसर आएगा डी। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 15th क्वेश्चन। द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कॉजेज यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड। फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से बोलेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 16th क्वेश्चन। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए मटेरियल इज प्लॉटेड बिटवीन। फ्रेंड्स पूछा ग्राफ है वो ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच इसमें किन के बीच में प्लॉट किया जाता है ट्रू स्ट्रेस। फ्रेंड्स अपन जानते हैं जो सिग्मा ट्रू स्ट्रेस होती है वो डिफाइन की जाती है सिग्मा इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार जो ट्रू स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ln इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो फ्रेंड्स जो ट्रू स्ट्रेस होती है वो डिफाइन की जाती है लोड अपॉन में इंस्टेनियस एरिया इंस्टेनियस मतलब जो उस टाइम एक्चुअल एरिया है, उस टाइम जिस टाइम फ्रैक्चर हुआ उस टाइम जब बॉडी का क्या है, सपोज ये अपनी बॉडी है, जब इसका इलोंगेशन होगा, जब इस बॉडी का इलोंगेशन होगा तो ये बॉडी इलोंगेट होके इस प्रकार ये थोड़ी पतली हो गई होगी। पहले बॉडी अपनी इस प्रकार से थी। तो पूछा इस टाइम ये एरिया यहाँ पे जो एरिया वो होता है इंस्टेनियस एरिया। तो इस इंस्टेनियस एरिया को जब अपन डिवाइड करते हैं लोड से तो ये आता है इंस्टेनियस स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस आता है, सॉरी ट्रू स्ट्रेस, इट इज़ कॉल्ड ए ट्रू स्ट्रेस। तो पूछा फ्रेंड्स ये किसके बीच में आएगा ये ग्राफ। तो फ्रेंड्स ये ग्राफ आता है लोड अपॉन इंस्टेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच में जो ग्राफ होता है। तो ये हमें देता है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन का रिजल्ट देता है। फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग ए टेंसाइल टेस्ट ऑन ए स्पेसिमेन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम लोड ऑब्जर्व वाज 8 टन्स। फ्रेंड्स दिया है कि जो पी मैक्सिमम जो मैक्सिमम लोड दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 8 टन दिया गया है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द नेकिंग 0.5 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स जो नेकिंग के टाइम जो एरिया लिखा है कि 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो फ्रेंड्स पूछा है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिमेन कितनी होगी। फ्रेंड्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है लोड अपॉन में एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स जो लोड दिया गया वो दिया गया 8 टन्स और जो ओरिजिनल एरिया स्पेसिमेन का वो कितना 1 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आ जाएगा 8 टन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 18th क्वेश्चन। फॉर स्टील द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शियर एज कम्पेयर टू इन टेंशन इज। पूछा फ्रेंड्स टाउ एस अल्टीमेट स्ट्रेस इन शियर है वो सिग्मा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है उसका कितना होगा। तो फ्रेंड्स ये होता है टाउ एस बराबर सिग्मा n/2
2। ये फ्रेंड्स प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के चैप्टर्स के अंदर आता है। तो फ्रेंड डिस्कस करते हैं 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट। कौन सी डायमेंशन या कोई कौन सी एक चीज़ है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ब्लक मॉडुलस और स्ट्रेन। फ्रेंड अपन ने डिस्कस किया स्ट्रेन होते हैं डेल्टा एल बाई एल मीटर प्रति मीटर, तो इसके डायमेंशन मीटर से मीटर कट जाता है, तो ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है स्ट्रेन। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 20th क्वेश्चन, विच इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन मेथड। फ्रेंड्स देखते हैं क्या क्या लिख रहा है। इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात गलत है, एग्जिस्ट तो करती है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन मेथड के अंदर, पहली बात ही गलत है। इट इज़ मोर सेंसिटिव टू चेंज इन बोथ मेटलर्जिकल एंड मैकेनिकल कंडीशन, बिल्कुल सही बात है, ये ज़्यादा सेंसिटिव रिजल्ट देता है। इट गिव्स ए मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ डक्टिलिटी, बिल्कुल सही बात है, डक्टिलिटी के बारे में एक क्लियर इंडिकेशन और क्लियर पिक्चर बताता है। इट कैन बी कोरिलेटेड विद स्ट्रेस स्ट्रेन वैल्यूज इन अदर टेस्ट लाइक टॉर्सन, इम्पैक्ट, कंबाइंड स्ट्रेस टेस्ट, ये भी सही बात है। इसके जो वैल्यूज होती हैं ट्रू स्ट्रेस की, सिग्मा ट्रू इजिकल टू सिग्मा इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन, इस प्रकार ये कोरिलेशंस के अंदर इनको यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए, फॉल्स स्टेटमेंट है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 21th क्वेश्चन, इन अ टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील स्पेसिमेन द ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कम्पेयर टू द अल्टीमेट स्ट्रेस इज। पूछा फ्रेंड्स जो माइल्ड स्टील के अंदर जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगी वो कितनी होगी। ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कम्पेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। फ्रेंड्स अपना ये ग्राफ होता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में, ये अपनी होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और ये अपना क्या होता है फ्रैक्चर पॉइंट होता है। तो फ्रेंड्स ये जो स्ट्रेस होती है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से क्या होती है, कम होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आएगा लेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस कितनी होगी माइल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि फ्रेंड्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद में मटेरियल की क्या होने लग जाती है, नेकिंग होने लग जाती है, और उसके बाद में मटेरियल अपने आप ही क्या कर जाता है, कम लोड या कम स्ट्रेस के ऊपर भी फ्रैक्चर कर जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 22 क्वेश्चन, इफ ए पार्ट इज कंस्ट्रेंट टू मूव एंड हीटेड इट विल डेवलप। फ्रेंड्स एक सपोज ए पार्ट है, इसको अपन ने क्या होता है दो सपोर्ट के बीच में क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इन दो सपोर्ट के बीच में फिक्स कर दिया, और अब इसको अपन क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करें। सपोज अपने टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज कर दिया, तो पूछा फ्रेंड्स इसके अंदर में जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो कैसी स्ट्रेस डेवलप होगी। तो फ्रेंड्स जो ही इसको टेम्परेचर देंगे तो फ्रेंड्स ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, तो बट यहाँ पे सपोर्ट क्या फिक्स सपोर्ट लगे हुए तो एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। इस वजह से इसके अंदर क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेज जनरेट हो जाएंगी। लेकिन जो थर्मल स्ट्रेस होगी वो किस टाइप की होगी, वो थर्मल स्ट्रेसेज टेंसाइल नेचर की होगी, जबकि थर्मल स्ट्रेन भी टेंसाइल नेचर की होगी। लेकिन जो मैकेनिकल स्ट्रेसेज जो डेवलप होंगी वो कंप्रेसिव नेचर की डेवलप होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक। फ्रेंड्स इलास्टिक क्या होती है, इलास्टिक वो चीज़ होती है जो किसी भी मटेरियल को अपन ने क्या होता है एक्सटेंड किया या उसके अंदर डिफॉर्मेशन किया तो वो कौन से लेवल तक अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एलास्टिसिटी। तो फ्रेंड्स अपन ने रबर को अपन ने एक्सटेंड कर दिया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप नहीं गेन कर पाएगा। जिसका यंग मॉडुलस फ्रेंड्स ज़्यादा होता है वो जल्दी अपनी शेप को गेन कर लेता है। तो फ्रेंड्स इसका जो मोस्ट इलास्टिक जो होगा वो होगा स्टील। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं रबर तो आसानी से खींच जाता है और वो अपनी शेप में भी आ जाता है। नो फ्रेंड्स, स्टील है, स्टील को खींचने के लिए आपको ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा और वो अपनी शेप के अंदर तुरंत आ जाएगा। तो स्टील इज़ मोर इलास्टिक। द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज द ऑर्डर ऑफ। माइल्ड स्टील की वैल्यू पूछिए फ्रेंड्स, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू पूछिए वो किस ऑर्डर की होती है। तो फ्रेंड्स ये जो वैल्यू होती है 2.1 इंटू 10⁻6 kg/cm² के आसपास होती है माइल्ड स्टील के लिए यंग मॉडुलस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 25th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर स्टील। फ्रेंड्स पॉइजन रेशियो क्या होता है, म्यू पॉइजन। तो फ्रेंड्स जो मेटल्स के लिए जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है 1/4 टू 1/3 के बीच में होती है, 0.25 टू 0.33। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द बकलिंग लोड फॉर ए गिवन मटेरियल डिपेंड्स ऑन। बकलिंग लोड कुछ है किसके ऊपर डिपेंड करेगा। फ्रेंड्स अपन जानते हैं बकलिंग लोड जो होता है सिग्मा पी इज इक्वल टू दी बकलिंग लोड अपॉन एरिया, बकलिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू दी बकलिंग लोड अपॉन में एरिया। बकलिंग लोड फ्रेंड डिफाइन होता है एन इंटू पाई स्क्वायर ई इंटू आई मिनिमम बाई एल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि ये
कौन से किस किस के बीच में डिपेंड करता है, सिलेंडरनेस रेशियो ऑप्शन में दिया गया। तो फ्रेंड्स इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिलेंडरनेस रेशियो के अंदर। तो फ्रेंड्स जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है एस बराबर होता है एल इफेक्टिव बाई के यहाँ पर होता है रूट ऑफ आई मिनिमम बाई एरिया रेडियस ऑफ गायरेशन होती है के। और एल इफेक्टिव क्या होती है, एल इफेक्टिव लेंथ टू द एन की फ्रेंड्स वैल्यू अपन निकालते हैं कि वो सिस्टम जो अपना ऑब्जेक्ट हो दोनों तरफ से हिंज है, दोनों तरफ से फिक्स है या एक सपोर्ट फ्री है या फिक्स है, उस हिसाब से एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो स्ट्रेस जो फॉर्मूला आता है पी ई अपॉन ए इज इक्वल टू दी पाई स्क्वायर ई आई एस स्क्वायर, एस होता है सिलेंडरनेस रेशियो। तो फ्रेंड्स पूछा है बकलिंग लोड किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिलेंडरनेस रेशियो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके ऊपर करता ही करता है। पॉइजन रेशियो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गलत है, सिलेंडर रेशियो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सही है, इनके ऊपर तो करता ही करता है। उसके बाद में पूछा फ्रेंड्स सिलेंडरनेस रेशियो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके अंदर तीनों के तीनों कंबाइंड दिए गए हैं। सिलेंडरनेस रेशियो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीनों के ऊपर बकलिंग लोड वो डिपेंड करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 27th क्वेश्चन। The total elongation produced in a bar of uniform section hanging vertically downwards due to its own weight is equal to the produced by a weight। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अपन ने सपोज पी लोड लगाया, इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा, और एक इसको अपन फ्रेंड्स अपन मानते हैं वेटलेस, इसका ऑब्जेक्ट का या बॉडी का खुद कुछ कोई वेट नहीं है, लेकिन एक दूसरी बॉडी है जिसका स्वयं का भार है वो W है। तो इसके स्वयं की भार की वजह से, स्वयं के लोड की वजह से इसके अंदर में जो डिफॉर्मेशन आएगा, जो लेंथ के अंदर चेंज होगा वो कितना होगा। तो फ्रेंड्स अपन जानते हैं जो फर्स्ट केस के अंदर जो डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू डिफाइन होता है पी एल अपॉन में ए, और जो सेल्फ वेट की वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है वो आता है डेल्टा एल इज इक्वल टू W एल अपॉन में 2a। तो फ्रेंड्स जो डिफ्लेक्शन सेल्फ वेट की वजह से आया वो जो अपने लोड अप्लाइड किया है उस केस की वजह से क्या आएगा, आधा आएगा। तो फ्रेंड्स इससे पूछा है वर्टिकल डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स ओवन वेट इज इक्वल टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय ए वेट इज हाफ आएगा, हाफ द वेट ऑफ बार अप्लाइड एट द लोअर एंड्स। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 28 क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड इज कॉल्ड। फ्रेंड्स पूछा है कि उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है जिसके अंदर अपन किसी बॉडी की ओरिजिनल शेप के अंदर चेंज कर दें और जो ही अपन उसके अंदर लोड को हटाएं तो वो वापस उसी पोजीशन के अंदर आ जाए। तो फ्रेंड्स अपन जानते हैं इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एलास्टिसिटी बोलते हैं। एलास्टिसिटी या फिर एलास्टिक बॉडी इसको बोला जाता है कि वो बॉडी के ऊपर अपने लोड लगाया तो वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रोपोर्शनल होती है, और अगर अपने प्रोपोर्शनल लिमिट से वापस उस लोड को छोड़ दिया तो ये बॉडी अपनी शेप को वापस रिगेन कर लेती है। तो इसको बोला जाता है एलास्टिसिटी। फ्रेंड्स ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 29th क्वेश्चन। द मटेरियल विच एक्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन और कॉल्ड। फ्रेंड्स ये डिस्कस किया जा चुका पहले। सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एक पॉइंट के ऊपर अगर सेम हर डायरेक्शन में, सपोज ई यंग मॉडुलस हर डायरेक्शन के अंदर, तो इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं आइसोट्रोपिक। नेक्स्ट फ्रेंड डिस्कस करते हैं 30th क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर कास्ट आयरन। फ्रेंड्स कास्ट आयरन की जो वैल्यू होती है मेटल्स के अंदर वो होती है 1/4 से 1/4 के आसपास होती है। तो 1/4 मतलब 0.25 के आसपास में जो भी ऑप्शन सही होगा वो अपन लगाएंगे। तो 0.23 to 0.27 जो इसके बीच में आ रहा है 0। तो फ्रेंड्स ये है वैल्यू ऑफ कास्ट आयरन के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे 30 से 40 क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ही। तो फ्रेंड्स ये सीरीज अपन कंटिन्यू करेंगे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं लाइक SSC JEE, राजस्थान JEE, राजस्थान का जो ACF का एग्ज़ाम है, अदर भी जो स्टेट की PSC जो एग्ज़ाम करवाती है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पे फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फ्रेंड्स।